वीडियो ऑफ एमएम यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है आकाश। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। तो मैंने पूरा कैल्शियम के रिलेटेड जो भी है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म देखेंगे। पार्ट 2 के वीडियो में हम पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी के बारे में देखेंगे। और पार्ट 3 में बिस्फॉस्फोनेट्स देखेंगे। ये 3 पार्ट्स में पूरा कैल्शियम रिलेटेड फार्माकोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा। तो बिना देरी के वीडियो चालू करते हैं। इस पीपीटी को ऐश्वर्या अनिरुद्ध ने बनाया है। पीपीटी का क्रेडिट्स उनको जाता है। तो एक्सप्लेनेशन बाय आकाश इजट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। आपको पता होगा ना, कैल्शियम आके ट्रोपोनिन को बाइंड करेगा और ट्रोपोनिन वहाँ से निकल जाएगा और एक्टिव साइट ऑफ ट्रोपोमायोसिन इज एक्सपोज्ड वेयर देन मायोसिन हेड बाइंड्स एंड वॉक अलॉन्ग थेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। 99% ऑफ आवर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन बोन एंड टीथ, ये आपको पता है। नेक्स्ट, नेसेसरी ऑफ रिलीज ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल नॉन एड्रेनालिन फ्रॉम द स्टोरेज वेसिकल ऑफ नर्व टर्मिनल्स। जब कैल्शियम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में अंदर जाएगा तभी एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल हो जाएगा, तब एसिटाइलकोलिन उधर साइनेप्टिक जंक्शन में आ जाएगा और मस्करिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा। तो ये आपको पता होगा ना, कैल्शियम चाहिए एक्सोसाइटोसिस करने के लिए ऑफ द वेसिकल। नेक्स्ट, एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। कैल्शियम एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ पे? प्रोटीन हार्मोन्स लीजिए, लाइक इंसुलिन, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, वो इंसुलिन रिसेप्टर को बाइंड करेगा। देन दे नीड सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक कैल्शियम एंड साइक्लिक एएमपी, तो वहाँ पर भी सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करेगा। नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे में कैल्शियम वन ऑफ द कोगुलेटिंग फैक्टर, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, देन फाइब्रिन टू फाइब्रिन, प्राइमरी प्लेटलेट फॉर्मेशन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, वहाँ पे भी कैल्शियम बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, मेंटेन्स द इंटीग्रिटी एंड रेगुलेट्स द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मतलब कैल्शियम चैनल्स रहते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए भी बहुत यूजफुल है। कंट्रोल द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, मतलब -70 फॉर नर्व्स, -90 फॉर मसल। वो आपको पता है ना, एक्शन पोटेंशियल, वहाँ पे भी कैल्शियम का बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। तो ये डायग्राम बहुत यूजफुल है। ये एक डायग्राम में पूरा पीटीएच, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी का पूरा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम पैराथायरॉयड हार्मोन को पकड़ेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन ऑल द 3, बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन एक्शन क्या है? प्लाज्मा कैल्शियम को बढ़ाना है, बस सीरम में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है। इसके लिए हम बोन से भी कैल्शियम लेंगे और किडनी से भी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे और इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेंगे। पर पीटीएच को फॉस्फेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो फॉस्फेट को एलिमिनेट करेगा, मतलब एक्सक्रीट करेगा, उससे फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कैल्सिटोनिन की तरफ। कैल्सिटोनिन सिर्फ बोन और किडनी पे एक्ट करता है। फॉर बोन में डायरेक्टली एक्ट ऑन द ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या है? बोन डिग्रेड करने वाली चीज़ है। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मेशन। कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट को डायरेक्टली इनिबिट करेगा, इसलिए बोन रिसप्शन कम होगा और प्लाज्मा सीरम कैल्शियम लेवल कम होगा। कैल्सिटोनिन का एक्शन पीटीएच से पूरा उल्टा काम करता है, सीरम कैल्शियम को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। और कैल्सिटोनिन किडनी पे भी एक्ट करता है और किडनी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे कैल्सिटोनिन फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज करेगा और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज करेगा फ्रॉम द किडनी। नेक्स्ट, vitamin D, that is 1,25 dihydroxycholecalciferol, that is nothing but calcitriol, active form of vitamin D3। इनके भी तीनों एक्शंस है। ये भी सेम पीटीएच की तरह एक्ट करता है, पर डिफरेंस क्या है? ये फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करेगा। तो बोन रिसॉर्प्शन करेगा, मतलब कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों सीरम में इंक्रीज करेगा। इंटेस्टाइन में भी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों, किडनी में भी कैल्शियम फॉस्फेट को दोनों रिअब्जॉर्प्शन करेगा, बट सीरम में कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ये एक डायग्राम में पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम टर्नओवर और कैल्शियम होमोस्टेसिस इज मेंटेन बाय, मतलब नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल क्या है भाई? 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसको मेंटेन करके रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक है अब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ये सारों चीज़ों मिला के नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल मेंटेन करेंगे। अब्जॉर्प्शन ऑफ द इंजेस्टेड कैल्शियम, एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम बिटवीन द बोन एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, secretion of calcium from extracellular fluid, excretion of calcium from fecal matter and urine। fecal matter में maximum concentration is excreted in the fecal matter, urine में बहुत कम जाएगा। next, absorption occurs in the duodenum by carrier mediated active process at brush border transporter by TRPV6 and binds to intercellular protein calbindin at basolateral epithelial cells transported by the sodium calcium exchanger। basolateral side मतलब रुको मैं एक डायग्राम में बता देता हूँ। हाँ, तो ये लुमेन समझिए, यहाँ पे लुमेन है। तो यहाँ पे एक सेल है
और सेल का यहाँ पे विल है ऑब्जर्प्शन करने के लिए। तो ये यहाँ पे सेल है। तो यहाँ पे मतलब बेसोलैटरल साइड ये जो चैनल्स है ना, यहाँ पे क्या सोडियम कैल्शियम चैनल्स रहते हैं जो कैल्शियम ऑब्जर्प्शन को हेल्प करेंगे, ब्लड वेसल में जाएगा। साइड की तरफ सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंजर्स है। नेक्स्ट फैक्टर्स फेवर्स विटामिन डी, फैक्टर्स फेवर कैल्शियम ऑब्जर्प्शन, दैट इज विटामिन डी, पीटीएच, डायट्री लैक्टोज, अमीनो एसिड्स एंड लो पीएच फेवर्स द ऑब्जर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, and the one which decreases the absorption is by phytates, oxalates, phosphate, dietary fiber and high pH free fatty acids। ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और सीरम कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। हाँ, अदर डाइटरी फाइबर बहुत यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि हमें अपना फाइबर अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए डाइटरी फाइबर खाना ज़रूरी है, मतलब वो वेजिटेबल्स ही खाना बोल रहे हैं। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, स्मॉल अमाउंट एज अब्जॉर्ब शुड बी एक्सक्रीटेड टू मेंटेन बैलेंस एंड अबाउट 800 मिलीग्राम इज एक्सक्रीटेड इन द फीकल मैटर। फीकल मैटर में मैक्सिमम एक्सक्रीशन होगा। 99% ऑफ कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब बाय द ट्यूब्यूल्स। रीनल में 99% कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब्ड, दैट इज 60% अगर इन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ फेनली एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। यूरिन में बहुत कम कैल्शियम दिखाई देता है, पर फीकल मैटर में 800 मिलीग्राम एक्सक्रीट होता है। यह ऑब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के बहुत यूजफुल है, दैट इज 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट प्रिपरेशंस क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम लैक्टोस, कैल्शियम डाइबेसिक फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। ये सारी चीज़ें जब कैल्शियम डिफिशिएंसी होता है तो तब हम इनको दे सकते हैं। ये आईवी ओरल कुछ है, देखें ये बाजू में उनका कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन दिया जा चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ अ इनसॉल्युबल टेस्टलेस नॉन इरिटेटिंग साल्ट, react with gastric HCl to form chloride। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, when acts with HCl it liberates a chloride। it is also used as an antacid, मतलब जब स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पुअर इन पेशेंट्स टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर्स एंड एल्डरली। तो हम जो भी ओल्ड एज पीपल है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 ब्लॉकर्स लेते हैं ना, वहाँ पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड दिखाई देता है। Next, calcium citrate, soluble in water, dissolves in presence of HCl and it is non-irritating। Absorption in patients taking proton pump inhibitors and H2 blockers। जो बूढ़े लोग हैं वो यहाँ बूढ़े लोगों को कैल्शियम सिट्रेट प्रीफर किया जा सकता है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इट इज़ नॉन इरिटेटिंग प्रीफर्ड इंजेक्टेबल साल्ट, अवेलेबल है 0.5 ग्राम to 1 ग्राम टैबलेट्स एंड 10% इंजेक्शंस। तो ये इंजेक्शन में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, कैल्शियम लैक्टेट, गिवन ओरली, नॉन इरिटेटिंग एंड वेल टॉलरेटेड। कैल्शियम डाइबेसिक फॉस्फेट, रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म क्लोराइड। ये कॉमन टाइप फॉलो हो रहा है, जहाँ पे क्लोराइड HCl को बाइंड करके क्लोराइड ये करेगा। यूज्ड ओरल एज एंटासिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अवेलेबिलिटी रिड्यूस्ड बाई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड H2 ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, इट इज़ हाईली इरिटेटिंग टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड टिश्यूज। तो कैल्शियम क्लोराइड प्रीफर नहीं करेंगे। तो पीछे बैकग्राउंड में आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो दिवाली चल रहा है, सबको हैप्पी दिवाली। आप होप दिवाली अच्छे से मना रहे होंगे। तो हम अपना वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस कैल्शियम? दे कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग एंड एक्सेस गैस। तो ब्लोटिंग आप क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर नहीं पता हो तो गूगल करके कमेंट सेक्शन में आके लिख देना, ठीक है? तो मैं आप पर छोड़ता हूँ व्हाट इज़ ब्लोटिंग। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम? मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स। टेटनी, इट इज़ यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ टेटनी। टेटनी इज कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ना, जब आपको कोई अब्रेशन वूंड हो जाएगा, वो वहाँ पे बाहर के मतलब सैंड कोई बाहर के चीज़ से क्लोस्ट्रीडियम टेटनी आएगा और वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, टेटनस टॉक्सिन। मतलब वो टॉक्सिन ही आपको मोटर न्यूरॉन को जाके मसल स्पैज़म करा देता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम 10 to 20 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्टेड IV ओवर 10 minutes। Total 50 to 100 ml calcium gluconate over 6 hours is needed for completely reversing muscle spasm. Supportive treatment, IV fluids and oxygen inhalation. Long term oral treatment 1 to 1.5 gram calcium with vitamin D daily। तो ये रेजिमेन है इसके लिए, टेटनी के लिए रेजिमेन है। आप इसको देख लीजिए और याद भी कर लीजिए, बहुत यूज़फुल है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द डाइटरी सप्लीमेंट्स। एक होता है फिजियोलॉजिकल डिमांड एंड अगर डिसीज कंडीशन में भी फिजियोलॉजिकली इट इंक्रीज कैल्शियम डिमांड इज सीन इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। ग्रोइंग चिल्ड्रन में जब ग्रोथ स्पट होगा तो कैल्शियम डिमांड ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो टेकन इन डाइटरी डिफिशियंसी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर यूज इन पोस्ट मेनोपॉजल osteoporosis and rickets and osteomalacia with vitamin D. Rickets, it is seen in children, and osteomalacia, calcium deficiency, which is seen in adults. Then long-term corticosteroid therapy with vitamin D after removal of parathyroid tumor.
पैराथायरॉयड ट्यूमर मतलब पैराथायरॉयड ट्यूमर कहाँ पे देखा देगा? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मतलब इंक्रीज इन पीटीएच हार्मोन। पीटीएच क्या कराता है? इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल। जब हम पैराथायरॉयड ट्यूमर को निकाल देंगे तो पीटीएच सडनली डिक्रीज हो जाएगा। तो सडनली डिक्रीज होने पे क्या होगा? सीरम कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज होगा। तब हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स को देना ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज एज ए एंटासिड। तो हमने देखा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl लिबरेट्स क्या क्लोराइड वाटर CaOH ब्रैकेट ऑफ 2 बना सकता है। इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट यूजफुल इन ट्रीटिंग यूट्रिकेरिया एंड डर्मेटोसिस। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 2, दैट इज जहाँ पे हम पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी को अच्छे से देखेंगे। ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।